The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी जो कि 2017 से हो रही है, 2023 तक इसके 7 पेपर हो चुके हैं और सभी पेपरों के एनालिसिस के बाद में हमने निष्कर्ष निकाला है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एनटीए जो वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डले हैं उसमें सीक्वेंस वाइज डले हैं, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। आज हम रसशास्त्र और भेषज कल्पना के एमसीक्यू देखने वाले हैं। 2023 में इन दोनों विषय से रसशास्त्र और भेषज इकट्ठा माना गया है। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में भी 10 क्वेश्चन थे, 2021 में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। रसशास्त्र भेषज एक ऐसा है जो संहिताओं से पृथक सब्जेक्ट है और सारंगधर का कुछ पार्ट इसमें भी इंक्लूड है और यहाँ हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 से 10 क्वेश्चन 120 में से बहुत महत्व रखते हैं। तो 2023 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल अभी तक इसमें 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से 23 तक में। तो पहला क्वेश्चन है जो 2023 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं है। तो जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था तो जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं उसकी लिस्ट उसमें इंक्लूड थी और इनमें देखते हैं कि कौन सी बुक शामिल नहीं थी। इस ऑप्शन है भरत निघंटु रत्नाकर, भेषज संहिता, कूपीपक रसायन और वैद्य जीवन। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, ठीक है। इसमें ये लिस्ट दी हुई है आयुर्वेदिक बुकों की। तो इसमें देख सकते हैं अपन, भरत निघंटु रत्नाकर इसमें है, कूपीपक रसायन इसमें है, ठीक है, और वैद्य जीवन भी इसमें है। तो भेषज संहिता है वो इस लिस्ट में नहीं है, लगभग 54 की लिस्ट है बुक्स की ये। तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा कि भेषज संहिता इसमें इंक्लूड नहीं है। पहले का आंसर बी है। फिर आते हैं सारंगधर के अनुसार चूर्ण द्रव की मात्रा है। तो चूर्ण द्रव जो है सारंगधर संहिता में और नोट्स में भी है, चूर्ण द्रव जो है वो फांड का पर्याय है ना। फांड की मात्रा 2 पल होती, लाओ 2 लाओ 2। तो भेषज के नोट्स में भी अपन इसको देख सकते हैं, फांड के बारे में, फांड कल्पना के बारे में है, उसकी मात्रा भी है। ये फांड कल्पना की मात्रा है और फांड की मात्रा कितनी रहती है, 2 पल रहती है, सारंगधर के हिसाब से है। सेम चीज को हम सारंगधर संहिता में भी पढ़ते हैं और सारंगधर संहिता में भी फांड की मात्रा जो है उसी को आधार लेकर लिखी गई है, 2 पल है। तो यहाँ पर पूर्ण द्रव की मात्रा यानी कि जो फांट होता है उसकी मात्रा कितनी है, 2 पल है। दूसरे का आंसर है 2 पल। फिर आते हैं रस जल निधि के अनुसार यति पचताम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो यति पचताम जो है वो मारण के लिए है, भस्म बनाने के लिए है। रस जल निधि ने अलग शब्द है, बाकी जो हम बुक्स देखते हैं तो वहाँ क्योंकि भस्म बनाते हैं तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, यति विरूपताम लिखा रहता है दूसरे बुक्स में, यहाँ पचताम लिखा है। तो तीसरे का आंसर है मारण। फिर आते हैं पालिका यंत्र को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने बोला था जो है पालिका जो है गंधक के जारण के लिए होती है ना। पालिका क्या के लिए होती है, गंधक के जारण के लिए होती है। नोट्स में हम देख सकते हैं, रसशास्त्र के नोट्स में जब हम यंत्र पढ़ते हैं तो पालिका यंत्र यहाँ पे आता है 23 नंबर पे, टोटल 32 में से। पालिका यंत्र क्या के लिए होता है, गंधक के जारण के लिए होता है। तो यहाँ आंसर जो है वो जारण है। अगला क्वेश्चन है भेषज रत्नावली के अनुसार लोह परपटी जो होती है उसमें पारद गंधक और लोहे की मात्रा कितनी होती है।
तो रसशास्त्र के नोट्स देखते हैं। रसशास्त्र में अपन परपटी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। परपटी टॉपिक में लोह परपटी, रस परपटियां, सारी परपटियों का अध्ययन अपन करते हैं। तो यहाँ पर लोह परपटी जो है वैसा रत्नावली के अनुसार ही नोट्स में लिखी हुई है, संग्रहणी में देते हैं। और इनमें पारद, गंधक और लोहे का अनुपात 1:1:1 होता है। परपटी के रेशो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ आंसर जो है 1:1:1 है। फिर आओ रस तरंगणी के अनुसार, तरंगणी का क्वेश्चन है, तलस्थ सिंदूर निर्माणार्थ उपयोगी यंत्र है। तो पिछले विगत कुछ सालों से रस तरंगणी और रस समुच्चय के क्वेश्चन स्पेशल पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है पाताल यंत्र, बालुका यंत्र, ठीक है, और आधा सेक्टा यंत्र और भूधर यंत्र। वैसे रस सिंदूर के लिए आमतौर पे बालुका यंत्र होता है, लेकिन इस यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां के हिसाब से आंसर जो है वो आधा सेकता यंत्र है, ठीक। रस तरंगणी हम देखते हैं बुक। तो रस तरंगणी बुक में 6वां चैप्टर है और 6वें चैप्टर में श्लोक नंबर 181 में ये दिया हुआ है, आधा सेकता यंत्र। फिर आते हैं रस तरंगणी के अनुसार अभ्रक के मारण में गुण का प्रमाण कितना होता है ना। रस तरंगणी के अनुसार गुण का प्रमाण पूछा गया है। जो गुण का प्रमाण होता है वो 1:8 होता है। जो बुक्स हम देखते हैं उस बुक्स में अभ्रक मारण की विधियां बताई गई हैं। विधियों में एक विधि है जिसमें अभ्रक जो है 500 ग्राम लिया जाता है और गुड़ जो है 65 ग्राम, मतलब है ना 8:1 या 1:8 अपन कह सकते हैं इसको, रेशो होता है, ठीक है। तो 7 में का आंसर 1:8 है। 1/8 भाग लेते हैं। अभ्रक जो है वो 500 ग्राम है, गुड़ जो है वो 65 ग्राम है। फिर आते हैं रस समुच्चय के अनुसार मनाशिला के प्रकार कितने होते हैं। तो रस समुच्चय में मनाशिला के 3 प्रकार बताए गए हैं, श्यामांगी, खंडवीराख्या और खंड मतलब कणवीरका और खणाख्य। तो ये नोट्स में अब जब अपन मनाशिला पढ़ते हैं उपरस के अंतर्गत वहाँ ये लिखे हुए हैं कि रस समुच्चय ने 3 भेद बताए हैं मनाशिला के, श्यामांगी, कण वीर का और खणाख्य। आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है 2 कथन दिए गए हैं चरक के अनुसार। भेषज का लेंगे अपन, या भेषज से संबंधित विषय है। ब्रह्म रसायन में कितनी हरित की होती है। तो ब्रह्म रसायन में 1000 हरित की बताई गई हैं। आंवला 300 होता है, हरित की 100 होता है, हरित की 1000 होती है, सही है। और अगस्त में पीजी का पेपर होता था पहले 100 नंबर का, है ना। अगस्त हरित की में 100 हरित की होती है। ये दोनों ही कथन सही हैं। जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक संहिता के रसायन के पहले पाद में ब्रह्म रसायन के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्म रसायन में लिखा हुआ है ना, हरित की जो है सहस्र होती हैं, 1000 होती हैं, और आंवला उसे 3 गुना होता है। कांस पढ़ते हैं तो कांस की चिकित्सा में अगस्त हरित की आता है कांस की चिकित्सा में, और अगस्त हरित की में जो हरण जो है वो 100 होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। फिर आते हैं मेरे का निर्माण किससे होता है ना। तो मेरे जो है सुरा सब को ही कहते हैं, है ना। सुरा सब जो होता है, सुरा उतना आसब से बनता है। तो यहाँ आंसर जो है सुरा सब है। भेषज में जब अपन संधान कल्पना पढ़ते हैं तो वहां पर सुरा सब का वर्णन है ना। सुरा सब एक भाग सुरा होती है, एक भाग आसब होता है, सबसे तीक्ष्ण मद होती है। और डलहल का श्लोक है, मेरे यो नाम सुरा सवयो, है ना। जो सुरा सब है उसी को मेरे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सुरा सब है। फिर आओ चरक के अनुसार तक्र के कितने प्रकार होते हैं। तो चरक ने तक्र के 3 प्रकार बताए हैं। जब हम रसशास्त्र पढ़ते हैं और भेषज पढ़ते हैं तो भेषज के अंदर हमने कल्पनाएं पढ़ी हुई हैं। कल्पनाओं में तक्र कल्पना का भी अध्ययन करते हैं, और तक्र कल्पना में हम भेद पढ़ते हैं कितने होते हैं। ये तक्र कल्पना है भेषज के नोट्स में। तो तक्र कल्पना में तक्र के भेद जो है आचार्य चरक ने 3 बताए।
तो यहाँ आंसर 3 है। फिर और तत्व खल का निर्माण किस द्रव्य से किया जाता है? तो जो तत्व खल है वो लोहे का कांत लोह जो होता है उससे बनाया जाता है। खरल जो है हमेशा लोहे का बनता है, कांत लोह, यानी लो आंसर यहाँ पर सही है। 12वें का आंसर है बी। रसशास्त्र हम देखते हैं तो रसशास्त्र में हमने यंत्र पढ़े हुए हैं 32, उसमें खरल यंत्र भी आता है ना। 32 यंत्र पड़े हुए हैं तो उसमें खल यंत्र भी आते हैं। तो खल यंत्र में जो तत्व खल यंत्र होता है वो क्रांत लोह से निर्मित होता है, ये नोट्स में लिखा भी है। फिर आते हैं आरवित प्रकाश के लेखक कौन है? तो आरवित प्रकाश के लेखक जो है वो माधव उपाध्याय हैं। जब हम रसशास्त्र पढ़ते हैं तो रसशास्त्र के स्टार्टिंग में रसशास्त्र का विकास क्रम पढ़ते हैं जिसमें सभी आचार्यों का उल्लेख किया गया है किसकी कौन सी रचना है। तो नोट्स में यहाँ पर 33 नंबर पे आरवित प्रकाश जो है वो माधव उपाध्याय ने लिखी, ये लिखा हुआ है। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीएमपी के अनुसार जो है चूर्ण निर्माण करने के लिए प्रस्तावित स्थान कितना होना चाहिए एक फैक्ट्री में? चूर्ण निर्माण के लिए जो प्रस्तावित है, आसव अरिष्ट और चूर्ण इनके लिए 200 रहता है ना। चूर्ण के लिए भी, आसव अरिष्ट के लिए भी 200 होता है ना। तो यहाँ आंसर 200 है। जीएमपी की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये है ना। तो अंजन पिष्टी के लिए 100 है, चूर्ण के लिए जो है, चूर्ण के लिए 200 है ना। बटी गुटिका के लिए, पिल्स के लिए 100 है ना। कूपी पक के लिए 150 है, काजल के लिए 100 है, कैप्सूल के लिए 100 है, कोई ऑइंटमेंट बनाना है तो उसके लिए 100 है, पाक करने के लिए 100 है, पानक के लिए 150 है और आशा और रेस्ट के लिए 200 है। तो 200 मैक्सिमम है और 100 मिनिमम है ना। इन्हीं के बीच में आपका आंसर वेरी करता है। अब आते हैं, रस तरंगणी के अनुसार निम्नांकित किस विधि से नांग भस्म का निर्माण किया जाता है? तो नांग भस्म के में जो है पहले मना शिला और इनका जो है जारण किया जाता है, उसके बाद में नांग भस्म का निर्माण होता है। तो 15 का आंसर जो है वो जारण है। रसशास्त्र के नोट्स में बन जाते हैं, कुछ अपडेट्स भी हुए हैं, चीज़ें जो इंक्लूड नहीं थी। तो ये धातुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ नांग की बात की जा रही है। तो यहाँ मारण विधि जो है उसमें लिखा है अपामार एवं पासा पंचांग से जारण कर, है ना, जारण प्रोसेस का यूज होता है नांग भस्म के निर्माण में। फिर आते हैं, चरक ने प्रदर की चिकित्सा में आमलकी का प्रयोग की सलाह दी है, ये किस फॉर्म में दी है ना। तो चरक ने धात्री बीज जो है वो सिताया मधु के साथ में या फिर धात्री चूर्ण मधु के साथ में, यहाँ पर दोनों ही आंसर सही माने गए थे, है ना। आंवले की गुठली का यूज होता है। फिर आप सारंगधर के अनुसार मान की परिभाषा इनमें से कौन सा द्रोण का पर्याय नहीं है? तो लघुत्रय में जब अपन सारंगधर संहिता पढ़ते हैं तो सभी मान प्रकरण दूसरे चैप्टर है, उसमें हम सभी के मान के पर्याय देखते हैं। पहले ही चैप्टर है जहां मान के पर्याय देखते हैं। तो यहाँ मान के पर्याय सारंगधर के अनुसार वैसज में भी पढ़ते हैं अपन, मान के पर्याय जो है वहां पर जो द्रोण के अपन पर्याय देखते हैं, द्रोण के पर्याय में घट है, कलश है, राशि है, ये द्रोण के पर्याय होते हैं। कुंभ जो है वो सूप का पर्याय होता है ना। कुंभ जो है वो सूप का पर्याय रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा? कुंभ। फिर आओ, रस बागवट के अनुसार किस मूसा का प्रयोग पोटली बनाने में होता है? तो अपने फंडे थे पक्क पोटली, है ना, पक्क पोटली अपना फंडा था। तो यहाँ पर कौन सी मूसा का प्रयोग होता है? पक्क मूसा का प्रयोग होता है। रसशास्त्र में अपन यंत मूसा पुट का अध्ययन करते हैं आरंभ में, तो मूसा में आता है
पोटली रस बनाने के लिए कौन सी मूसा होती है? पक्व, है ना, पक्व मूसा पोटली रस बनाने के लिए होती है। फिर आते हैं सारंगधर के अनुसार सड़ंग पानी का घटक, है ना, तो मुस्तक परपटक उसीर चंदन उदिच नांगरई, नांगर यानी सुंडी। श्लोक जो है ये अपन पढ़ते हैं। उसका प्यारा एसएमएस चाहिए, अपना याद करने का तरीका होता है, उसका प्यारा एसएमएस चाहिए, तो यही घटक इसमें होते हैं। उसका यानी उसीर होता है, प्यारा यानी कि परपट होता है, एसएमएस का मतलब है यहाँ पर, है ना, नागर मुस्ता को नागर मुथा भी कहते हैं, सुन, है ना, उदीच को सुगंध वाला भी कहते हैं, तो सुगंध वाला कहने से ये एस हो जाता है, ये एम और ये एस, है ना, और चंदन चाहिए, है ना, यहाँ उदीच जो है उसको सुगंध वाला भी कहते हैं। फिर आते हैं सारंगधर के अनुसार क्वाथ में प्रक्षेप के रूप में प्रयुक्त गुगुल की मात्रा। ये तो फंडे का क्वेश्चन है। गुगलू जो है वो ठोस यानी सॉलिड चीज होती है, सॉलिड चीज, सॉलिड बल्लेबाज थे सचिन, सचिन का मतलब साण, तो एक साण मात्रा में प्रक्षेप द्रव मिलाए जाते हैं। भेषज में भी पढ़ते हैं अपन इस विषय को। और सारंगधर में भी पढ़ते हैं। तो भेषज में यहाँ पढ़ते हैं अपन, क्वाथ में जो है ये सॉलिड चीजें, गुगलू जो है वो एक साण मात्रा में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन 2016 के अनुसार हरिद्रा खंड की सावीरता अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो गजट नोटिफिकेशन बार बार निकलते रहे हैं और सावीरता अवधि चेंज भी होती रही है। 2016 के अनुसार जो है सावीरता अवधि जो गजट नोटिफिकेशन में बताई गई है वो है हरिद्रा खंड के लिए 2 वर्ष। ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी का सारांश है। पहले जो है रूल 2005 था, फिर उसके बाद में रिवाइज हुआ 2009 में, फिर गजट स्टेटमेंट आया 2016 में फिर से। तो हम चर्चा करने वाले हैं खंड की। तो जो खंड है 28वें नंबर पे लिखा है, वर्णित है। पहले 5 में 2 वर्ष थी, 9 में बढ़ के 3 वर्ष हो गई थी और 16 में घट के 2 वर्ष हुई। तो यहाँ पर सेल्फ लाइफ घटाई है, इसलिए क्वेश्चन बना है हरिद्रा खंड के बारे में। 2016 के हिसाब से 2 वर्ष है। फिर आते हैं रसद समुच्चय में द्रुति को निम्नलिखित में से किस तेल में संरक्षित करने के लिए बोला है? तो द्रुति से आमतौर पे गंधक द्रुति शब्द लिया जाता है। द्रुति सिरप फॉर्म की कल्पना होती है, गंधक द्रुति लिया जाता है। गंधक द्रुति में तेल शब्द लिखा है, कौन सा तेल है ये नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जहाँ तेल नहीं लिखा रहता वहां पर तेल तेल लिया जाता है। और गंधक द्रुति में 1:16 का रेशो भी होता है, गंधक का और तेल का जो है 1:16 का रेशो भी होता है। तो तेल जो है वो तेल तेल मीनिंग निकाला जाता है। यह आंसर जो है तिल तेल है। केराव रस बागभट्ट के अनुसार मल्ल मूसा का प्रयोग, है ना, किसमें किया जाता है? तो मल्ल जो है, मल्ल क्या होती थी? परपटी होती थी, है ना, परपटी स्वेदन में यूज होता है। तो ये एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पक मूसा पूछा था, अब जो है मल्ल परपटी पूछिए। तो अपन टॉपिक्स को पकड़ना है, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं और वो टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे चल के देखेंगे इसी में से ये आगे क्वेश्चन आएगा। तो गार मूसा भी पूछी गई है दोपहर तक, तो टॉपिक को देखना है आपको। तो यहाँ है मल्ल परपटी, परपटी स्वेदन में काम में आती है मूसा, मल्ल मूसा। फिर और रस तरंगणी के अनुसार 12 वर्ष से अधिक आयु में रस सिंदूर की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो जो रस सिंदूर है उसकी मात्रा हर एज में अलग अलग बताइए। ठीक है, जारन का आपने देखा था, हाँ ये है ना, रस तरंगणी का है। रस तरंगणी का है कि
1 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए रस सिंदूर की मात्रा जो है रत्ती का 16वां भाग होगी। 2 वर्ष के लिए 7वां भाग होगी। 6 वर्ष की आयु के बालक के लिए रस सिंदूर की मात्रा 3रा भाग होगी। 1, 2 और 6, और उसके बाद 12 वर्ष में आधी रत्ती होगी, और 12 वर्ष से अधिक के लिए पूरी रत्ती होगी। एक वर्ष में 1/16 भाग, 2 वर्ष में 7वां भाग, 6 वर्ष में 3रा भाग। तो यहां पर 12 वर्ष से अधिक पूछी जा रही, तो 12 वर्ष में 1 रत्ती होगी। एक वर्ष में होगी 1/16 रत्ती। फिर 2 वर्ष में होगी 1/7 रत्ती। 6 वर्ष में होगी 1/3 रत्ती। 12 वर्ष में होगी आधी रत्ती। यहाँ पूछा है 12 से अधिक, 12 वर्ष से अधिक में होती है 1 रत्ती। टॉपिक को पकड़ना है, जरूरी नहीं है रस सिंदूर अब 12 के आपसे इस साल 6 वर्ष पूछ लें। आगे चलते हैं। ऑथर रस रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है? तो रस रत्नाकर हर युग में नित्य रूप से खेलते रहे कर, आगरकर, सचिन तेंदुलकर, मांजरेकर। फंडे का फॉर्मूला है नित्यनाथ, इसका आंसर है। यहाँ पर अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रसशास्त्र के विकास क्रम से एक ना एक क्वेश्चन आता है। जैसे आरविंद प्रकाश पूछा था, अब पूछा है आपसे रस रत्नाकर 10वें नंबर पे, नित्यनाथ। टॉपिक को समझना है आपको कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं का रिवीजन करना है। फिर आओ भरत राज सुंदर के अनुसार बंग का उपचार क्या है? बंग विकार में उपचार क्या है? तो बंग विचार में मेष संगी चूर्ण शर्करा के साथ देने के लिए निर्देश है। रसशास्त्र के नोट्स में आते हैं और देखते हैं बंग है ना, धातु के विकार। तो ये बंग धातु के विकार में साफ साफ लिखा है नोट्स में, मेष संगी चूर्ण जो है मिश्री के साथ में 3 दिन तक देना चाहिए। फिर आते हैं रस समुच्चय के अनुसार रस भस्म के निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डमरू यंत्र है रस भस्म निर्माण करने के लिए। रस समुच्चय में 9वें अध्याय में 58 नंबर का श्लोक है, देखते हैं। ये डमरू यंत्र का श्लोक है रस समुच्चय का, ठीक है। यंत्रम डमरू आख्य तद रस भस्म कृते हेतम, है ना, 58 नंबर का श्लोक है। तो आंसर है डमरू यंत्र। फिर आते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए स्वर्णभंग निर्माण के लिए पारद भंग की मात्रा का रेशो कितना लेना चाहिए? तो आमतौर पे 1:1 होता है, लेकिन सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए जो है 1:2 लेना चाहिए। प्यारा रस समुच्चय के अनुसार गंधक द्युति निर्माण के लिए प्रयुक्त कपड़े की लंबाई कितनी बताई है? तो गंधक द्युति निर्माण का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, द्युति का इससे पहले भी पूछा है, काय में संरक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर है 1 आरत्नी, है ना, 1 आरत्नी यानी 22 अंगुल होता है। रस समुच्चय हम देखते हैं, तो रस समुच्चय में गंधक द्रुत तिरेत तेल निर्माण का संदर्भ है। इसमें लिखा है कि अरत्नी मात्रे बस्ते, है ना, श्लोक नंबर है 29। तो 1 अरत्नी जो है प्रमाण का वस्त्र लेना चाहिए। फिर आते हैं रस बागवट निर्मित औषधियों को रसशाला के किस दिशा में रखना चाहिए? तो औषधियों में देवताओं का निवास होता है ना, औषधियों में क्या होता है? देवताओं का निवास होता है, और ईशान कोण में भी देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारा फंडा है याद कराने का। तो आंसर यहाँ पर ईशान कोण है। रसशास्त्र के जब हम नोट्स देखते हैं तो पहला ही पेज में हमने रसशाला में कौन सी चीज कहाँ स्थापित होती है वो बताई है। तो यहाँ ईशान कोण में अपन औषधियों का
संग्रह करते हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ है। फिर आते हैं 31वां क्वेश्चन पूछा रसा समुच्चय के अनुसार गंधक द्युति निर्माण के लिए वस्त्र का प्रमाण क्या है। तो पहली बार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप ये समझ लें कि अब पुराने क्वेश्चन AIPGT के लगा रहे हैं, इसका एक कतई उद्देश्य नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को ना देखें, टॉपिक को देखें, उस टॉपिक का रिवीजन करें, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं। तो आरत नहीं प्रमाण है ना, ये अभी अपन देख चुके हैं, 20-21 2 साल लगातार पूछा गया। फिर आए सारंदर के अनुसार तनलोदक निर्माण के लिए औषधि और जल का रेशो का अनुपात कितना होता है। वैसज में अपन कल्पनाएं देखते हैं। कल्पनाएं में आता है टनलोदक। टंडोल का मतलब होता है चावल, और चावल जो है 8 PM पे जो टिफिन आएगा उसमें हम चावल खाएंगे। सुबह हम चावल मना कर देंगे। ये तो फंडे का क्वेश्चन है, तो ये कभी गलत हो नहीं सकता है। 1:8 का रेशो होता है चावल और जल का तनलोदक में। वन इज टू 8 का रेशो है। नेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रत्न समुच्चय विच ऑफ द फॉलोइंग मूसा हैज हीट वेयरिंग कैपेसिटी, है ना। तो दोपहर तक, 2 याम तक जो है हीट सहन करने की कैपेसिटी जो है, घर 2 होते हैं, एक मायका ससुराल, ऐसे गार दोपहर तक अग्नि सहन कर सकती है। और मैंने आपको बोला है कि आप टॉपिक को पकड़ें, है ना। टॉपिक ये है कि जो मूसा है उनसे क्वेश्चन आते हैं। ये 3 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। पक्क मूसा भी पूछ ली, मल्ल मूसा, गार मूसा, जो दोपहर तक अग्नि सहन कर सकती है 2 याम तक। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर और रस समुच्चय के अनुसार मुख का क्या अर्थ होता है ना। मुख के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो रस समुच्चय में मुख के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये श्लोक है। पहले तो बीज के बारे में बताया कि बीज क्या होता है ना। तो शुद्ध स्वर्ण और चांदी, शुद्ध स्वर्ण और चांदी को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। फिर पारद के मुख के बारे में जो श्लोक है वो ये कहता है, चतुष्ट अंशो, यानी कि 1/64वां भाग, बीज प्रक्षेपो मुच्योचित, यानी कि पारद में, पारद यानी मरकरी में अपन 1/64 भाग बीज। बीज का मतलब यहाँ पर सोना चांदी है। सोने को AU लिखते हैं, चांदी को AG लिखते हैं, अर्जेंटाइट। मिलाने को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। सोना या चांदी मिलाने को मुख कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया, श्लोक नंबर है 71। देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ, है ना, 1/64 भाग AU यानी सोना, काय में मिलाना, मरकरी यानी पारद में, है ना। पारद में सोना मिलाने को कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो ये कॉपर तो गलत है ना, चांदी में नहीं मिलाते, मरकरी में मिलाते हैं, यहाँ कॉपर, ये गलत है। तो पहला आंसर जो है वो सही है, 1/64 भाग। बीज यानी सोना या चांदी मिलाने को क्या कहते हैं, मुख बोला है उसको। फिर और सारंगधर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव दशांग लेप का घटक है ना। तो जब दशांग लेप पढ़ते हैं अपन, लेप कल्पना के अंतर्गत सारंगधर में भी पढ़ते हैं और भैषज में भी पढ़ते हैं, लेप कल्पना में। है ना। तो यहाँ पर लेप कल्पना में दशांग लेप के घटक बताए गए हैं, जो कि 10 होते हैं। शीरीष, मुलेठी, तगर, रक्त चंदन, एला, जटामांसी। तो जटामांसी इसमें होता है। यहाँ आंसर क्या है, जटामांसी। फिर और निश्चंद परीक्षा कौन सी भस्म की होती। तो निश्चंद परीक्षा जो है वो अभ्रक भस्म की होती है, चमकदार नहीं होना चाहिए। चमकदार तो मृत्यु कारक होती है। तो भस्म के बारे में यहाँ पर अपने परीक्षा में स्पेशल किसमें कौन सी की जाती है वो पढ़ते हैं, नोट्स में है भस्म परीक्षा। तो निश्चंद परीक्षा स्वर्ण रजत माक्षिक को विशेष रूप से अभ्रक के लिए होती है ना, विशेष रूप से अभ्रक के लिए होती। तो आंसर है अभ्रक। फिर अब पाइजर इंस्ट्रूमेंट जो है वो काय के लिए होता है। तो पाइजर इंस्ट्रूमेंट जो है वो टैबलेट की हार्डनेस के लिए जांचने के लिए होता है, हार्डनेस ऑफ टैबलेट की जांच करने के लिए होता है। फिर आते हैं रसशास्त्र के विकास क्रम से इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, ये अपन समझ चुके हैं, और उसी क्रम में जोड़े बनाने के रूप में ये क्वेश्चन आया है। आचार्य गोविंद, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागे पाऊ, है ना। गोविंद यानी भगवान के लिए है, भगवान को अपने हृदय में रखना चाहिए। तो पहले का आंसर रस हृदय तंत्र है। आचार्य गोविंद दास सेन की प्रसिद्ध रचना है भैषज रत्नावली।
तो पहले का तीसरा, बी का चौथा, एक ही ऑप्शन है डी जो इसको फिलफिल कर रहा है। तो यही सही हो गया। इसके आगे अपन को अपना समय हटाने की जरूरत नहीं है। रस तरंगिणी जो है सदानंद शर्मा ने लिखी है, और माधव उपाध्याय वाला वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, माधव उपाध्याय आरविद प्रकाश ने लिखी है। अगर आप टॉपिक को ध्यान दोगे तो टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बार बार अपन ये देख रहे हैं कि रसशास्त्र के विकास क्रम से क्वेश्चन आते हैं। कई लोग विकास क्रम को पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि इतने सारे कौन पढ़ेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। वैसा रत्नावली पूछा है उन्होंने, है ना। और रस हृदय तंत्र पूछा है भगवंत गोविंदाचार्य, है ना। रस तरंगिणी पूछा है सदानंद शर्मा। फिर आते हैं भैसा रत्नावली के अनुसार सूल रोगाधिकार में सप्तामृत लोह का अनुपान क्या है ना। मधु, घृत और काउ मिल्क और ऑल ऑप्शन इसमें दिया है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हम जाते हैं भैसा रत्नावली में। भैसा रत्नावली में देखते हैं सप्तामृत लोह, जो कि चक्रदत्त का बताया हुआ लिखा हुआ है। सप्तामृत लोह में लिखा है कि मधुकम त्रिफला चूर्णम अयोरजम समम लिहन मधु सर्पी संयुक्तम सम्यक गव्य क्षीरम पिबेत अनु। गाय का दूध जो है बाद में पीना चाहिए। मधु सर्पी यहाँ लिखा हुआ है ना, लेकिन गाय का दूध बाद में पीना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि विषम मात्रा में मधु और घृत के साथ मिलाकर चाटने के बाद में गाय का दूध पीना चाहिए। तो जो अनुपान है वो हमेशा बाद में लिया जाता है। इसलिए आंसर शीट में आंसर जो है ऑल नहीं है। आंसर शीट में आंसर जो है वो क्या है ना, काऊ मिल्क है, मधुची, है ना, गौ दुग्ध है। फिर आते हैं 40वें क्वेश्चन में, रक्त भी निर्मुक्त सर्वदोष रसायने किस भारत के लिए कहा है। तो रस के बारे में मेरा फंडा रहता है, रस से क्या क्या का निर्माण होता है, रक्त का, है ना। ये नोट्स में भी लिखा है। तो रस से रक्त का निर्माण होता है। यहाँ आंसर क्या है, रस, है ना। रसेन चंचल होता है, सूत ईसत पीत वर्ण का रहता है, मिश्रक मयूर पिछ वर्ण का रहता है। ये अपन भारत के जो 5 भेद पढ़ते हैं स्टार्टिंग में भारत के, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ कि रस से रक्त बनता है, रक्त वर्ण का रहता है। रसेन स्याब होता है, रूप से चंचल होता है। सूत ईसत पीत वर्ण का होता है, हल्का पीला सूट। और मिश्रक जो है मयूर पिछ वर्ण का होता है। श्लोक दिया हुआ है ना, भारत के वेदों का। यहाँ ये श्लोक पूछा है, रसो रक्तो विनिर्मुक्त सर्वदोष रसायन है। भारत के वेदों के बारे में रस के लिए आता है। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 है ना के अनुसार किस शेड्यूल में विष द्रव्यों को रखा गया है। तो ये याद रखने का तरीका है कि भैया आप अर्न करो, पैसे कमाओ, भरी आपको पॉइजन बेचना पड़े, है ना। तो पॉइजन को शेड्यूल ई में रखा गया है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, चूंकि इतिहास का विषय है, थोड़ा इतिहास से संबंधित है, तो इतिहास के अंतर्गत अपन इसको नोट्स में दिया हुआ है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में जो है पॉइजनस सब्सटेंस ई में दिए हुए हैं, शेड्यूल ई फर्स्ट में। फिर और रसतरंगिणी के अनुसार अभ्रक भस्म के अमृतीकरण में किसके क्वाथ का प्रयोग होता है। तो नोट्स में भी दिया हुआ है, अभ्रक भस्म के अमृतीकरण में त्रिफला क्वाथ का प्रयोग होता है। रसशास्त्र के नोट्स में अपन अभ्रक में जाते हैं तो वहां अभ्रक का मारण बताया गया है। ठीक है, अभ्रक का वो अमृतीकरण बताया गया है। अमृतीकरण में त्रिफला क्वाथ का यूज होता है, गौघृत मिलाते हैं, इससे अमृतीकरण करने से गुण में वृद्धि होती है, वर्ण में हानि होती है। फिर आते हैं छुणे द्रव्य सम्यक जल विनिक्षेत मृत पात्रे कुड़वो मांतत स्रवेत पाठम, है ना। चूर्ण द्रव्य यानी फांट का श्लोक है ना। फांट के संदर्भ में है ये, सारंगधर का श्लोक है ना। तो ये वाला श्लोक यहाँ पे पूछा गया है।
मात्रा दो पल होती है, वो भी कंटिन्यूटी में श्लोक में लिखा हुआ है। द्विपल मात्रा, एक बार मात्रा भी पूछ चुके हैं, चूर्ण द्रव भी पूछ चुके हैं। देखो टॉपिक रिपीट होता है, देखो इससे पहले चूर्ण द्रव है ना के रूप में मात्रा पूछी थी, तो इसी श्लोक को दूसरे रूप में पूछा गया है 2023 में। कह रहा अर्क लवण का प्रयोग गुल्म और उदर रोग में करते हैं तो उसका अनुपान क्या होता है। देखो जो लवण होता है उसमें नमक ज्यादा होता है, नमक बैलेंस करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, छाछ में नमक मिला पी सकते हैं, तो मस्तु इसका आंसर है ना। मस्तु लवण भास्कर जो उदर रोग में देते हैं उसमें भी दधी मस्तु का प्रयोग होता है। तो कल्पनाओं में अपन लवण कल्पना देखते हैं, है ना। लवण कल्पना के अंदर भी अपन ने है ना अर्क लवण बताना यहाँ बताया हुआ है, और अनुपान क्या है, दधी मस्तु। फिर आओ सारंगधर के मतानुसार पिच्चू तिंदुक उदंबर है ना किस मान के पर्याय हैं। तो पिच्चू तिंदुक उदंबर जो है कर्स के पर्याय हैं। मान प्रकरण अपन भेषज में भी देखते हैं और सारंगधर में भी देखते हैं, तो ये सभी के अपन ने पर्याय पढ़े हुए हैं यहाँ पर मान प्रकरण में, है ना। तो कर्स के जो पर्याय होते हैं उसमें आता है पिच्चू, आता है उदंबर, आता है तिंदुक, आता है ना। इससे पहले इसी टॉपिक से कलश, घट और राशि इनके पर्याय पूछे थे, कुंभ इसमें नहीं था। तो आपको बस यही नजरिया डेवलप करने के लिए ये अपन पेपर्स लगा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, टॉपिक रिपीट्स होते हैं। उसी टॉपिक का रिवीजन करके जाएं, पढ़ें सब चीजें लेकिन उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करके जाएं लास्ट में। फिर आज सारंगधर के अनुसार मंथ है ना काय की कल्पना है, तो सारंगधर जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पर है, देखो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया इसी चैप्टर से, है ना, क्योंकि एग्जाम में पुराने पेपर को भी देखता है। तो मंथ भी जो है फांड का ही एक भेद है, ये सारंगधर में लिखा हुआ है, मंथ फांड का भेद है। फिर और सत्व और काशीस, काशीस का जो फॉर्मूला होता है उसमें आयरन रहता है, तो अपन लास्ट में क्या बचेगा, आयरन बचेगा, है ना। ये अपन लिखते भी हैं नोट्स में, है ना। ये व्याकरण के बाद में मार्क्सिक, मार्क्सिक के बाद में विमल, है ना। काशीस आएगा ऊपर में, तो काशीस के फॉर्मूले में FeSO4 होता है, ठीक है। और इसका सत्पातन कराते हैं तो उसमें से क्या मिलता है, लोह मिलता है ना। काशीस सत्व क्या है, आयरन है। फिर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक शेड्यूल। देखो पुराने पेपर लगाने से ही फायदा होता है। इससे पहले शेड्यूल ई में पॉइजनस द्रव्य हैं वो पूछा था, अब इसमें पॉइजनस द्रव्य हैं तो इन कौन सा द्रव्य शामिल है, शामिल कौन होगा, जो पॉइजन होगा। तो काला जीरा पॉइजन नहीं होता है, काला आजादी जो है पॉइजन नहीं होता है, चंदसूर पॉइजन नहीं होता है, ये तो चतुर्बीज में आते हैं, चतुर्बीज यूज होते हैं, है ना। तो ये पॉइजन नहीं होते। पार्सिक यवानी जो है वो पॉइजन होती है, तो यहाँ आंसर क्या है, पार्सिक यवानी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक देखते हैं तो ये पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट है, जिसमें आईफेन, अर्क, भल्ला तक, दंती, धतूरा, गुंजा, जयपाल, करबीर और पार्सिक यवानी भी इसमें आता है। आयो मस नायक। फिर अगला है रस बंधनाद जारणाय, है ना। रस के बंधन करने के लिए, जारण करने के लिए पारद में, है ना, पारद के जारण रस बंधन करने के लिए किसका यूज होता है। तो पारद रस के बंधन करने के लिए, जारण करने के लिए गंधक से अच्छा कुछ नहीं होता, बिना गंधक के पारद का बंधन नहीं हो पाता है, तो आंसर गंधक है। रसशास्त्र हम देखते हैं तो गंधक की उत्पत्ति लिखी है रसरत्न समुच्चय में, तो गंधक की उत्पत्ति में ये श्लोक आता है, रसस बंधनार्थ जारणाय प्रभत्तलम ये गुणा पारदे प्रोक्ते चैव भवन्ति, गंधक के कारण होते। फिर है मृत लोष्ट विनाशनी किसके लिए कहा गया है। तो ये उड़ीसा PSC में आप पेपर लगाएंगे, देखो तो 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं पुराने एग्जाम्स के भी। तो मृत लोक विनाशनी जो कहा गया है वो गार कोष्ठी के लिए कहा गया। रसशास्त्र में हम कोष्ठी पढ़ते हैं,
मूसा, पुट, कोष्ठी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। है ना, तो यहाँ गार कोष्ठी में लिखा हुआ है मृत लोक विनाश, है ना। उड़ीसा पीएससी 2016 में पूछा गया इसलिए, है ना, नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है। ये देखिए गार कोष्ठी रस समुच्चय में जब अपन अध्ययन करते हैं तो गार कोष्ठी में लिखा हुआ है मृत लोक विनाश। फिर आते हैं अगला रस समुच्चय के अनुसार हिंगुलाक्रस्ट रस निर्माण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है। तो हिंगुल का निष्कासन में विद्याधर यंत्र आता है, ये अपन पढ़ते भी हैं, रसशास्त्र में भी इसको अध्ययन करते हैं यंत्रों में, है ना, है ना। हिंगुल आकृति विद्याधर यंत्र हिंगुल से पारक निष्कासन में काम में आता है। इसके अलावा जब अपन रस समुच्चय पढ़ते हैं तो रस समुच्चय में लिखा हुआ है ये हिंगुल क्रस्ट रस, हिंगुल को, है ना, विद्याधर आख्य यंत्र, हिंगुल को एक खरल में चूर्ण करके आदरक स्वरस की भावना देकर अच्छे से सुखा लें, तद विद्याधर यंत्र में शुद्ध हिंगल चूर्ण को यंत्र के नीचे के पात्र में रखकर ऊपर से दूसरे पात्र से अच्छी तरह ढक करके कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कराकर अग्नि दें। स्वांग शीत होने पर यंत्र को खोलकर ऊपरी पात्र में से धुएं जैसे चिपके हुए पारद को स्वच्छ कपड़े से रगड़ के पारद प्राप्त कर लें। इसे हिंगुल आकृष्ट पारद या रस कहते हैं और इसमें विद्याधर यंत्र का प्रयोग होता है। फिर है नेत हित त्रिदोष शांति प्रदा भारत जारणी, निम्नलिखित में से किसको कहा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है भारत जारणी, काशी स्फटिका, कंपीलक, कपर्दिका। तो जो भारत जारणी शब्द इस नोट्स में आया है इस स्फटिका के लिए है। नोट्स में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। भारत जारणी अपन ने पर्याय भी लिखा है स्फटिका का। हाँ, स्फटिका जब पढ़ते हैं तो स्फटिका के पर्याय में अपन ने भारत जारणी शब्द यूज किया है। यहाँ हर क्वेश्चन जिस रूप में पढ़ा होगा वो नहीं आएगा, थोड़ा आपको अपने ज्ञान चक्षु खुले रखने पड़ेंगे। रस समुच्चय में फिटकरी के बारे में लिखा हुआ है गुणों में, तो रस समुच्चय का श्लोक आया है यहाँ पर। फिटकरी के गुण है नेत्रहिता, त्रिदोष शांति, पार है पर्दा, पारद जारणी चा। वहीं यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नेत्रहिता, त्रिदोष शांति, पर्दा, पारद जारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगधर के अनुसार टंडुल निर्माण में जल और टंडुल का रेशो कितना होता है। तो सारे क्वेश्चन लगाए तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं। टनलोदक में रेशो 1:8 का होता है। तो दो क्वेश्चन हमने देखे, एक जो है गंधक दूती में वस्त्र कितने रत्नी प्रमाण का रहता है, वो आरत्नी प्रमाण का, वो क्वेश्चन एक रिपीट हुआ और एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ। फिर केमिकली रियल गार यानी मनासिला की बात हो रही। मनासिला जो है वो डाई सल्फाइड होती है, आर्सेनिक का डाई सल्फाइड होती है। जब इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया स्फटिका के बाद में आगे पहुंच गया, मनासिला पूछ लिया, है ना। मनासिला जो है डाई सल्फाइड होती है आर्सेनिक का। फिर और सादलम पीतम च भवेद गुर्जर मंडली। सादल और निर्दल किसके भेद होते हैं। सादल और निर्दल नोट्स में लिखा हुआ है, सादल और निर्दल जो है मृदार संघ के भेद होते हैं। इतनी हिंट काफी है आपके लिए, है ना, नोट्स से सही करने के लिए कि सादल और निर्दल किसके भेद होते हैं, मृदार संघ के भेद होते हैं। मृदार संघ पढ़ते हैं तो पीतम सादलम निर्दलम करके अपन पढ़ते हैं। इतनी हिंट काफी है, अन्यथा आप पूरा डिटेल सारी चीजें देखिए, है ना। जैसे श्लोक है ये मृदार संघ के लिए, इसमें आता है आरविद प्रकाश का है, बोधार संगम प्रोक्त द्विविधम पीत पांडुरम सादलम निर्दलम तस नि गुर्जर मंडली। यही श्लोक आया है गुर्जर मंडली। फिर आचार्य सारंगधर के अनुसार लवण भास्कर चूर्ण में कितने लवणों का प्रयोग होता है। तो लवण भास्कर में 4 लवण रहते हैं। एमपीपीएससी 2009 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, नया नहीं है।
पुराने एग्जाम्स के पेपर लगाने से भी बहुत आपको फायदे होते हैं। भेषज जब अपन पढ़ते हैं तो भेषज में अपन चूर्ण पढ़ते हैं। चूर्ण में लवण भास का चूर्ण भी आता है, और लवण भास का चूर्ण में कितने लवण होते हैं? 4 लवण होते हैं, सामोद्र, सैंधव, सौवर्चल, पेट लवण। अगला है पीड़ते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भव, किसकी परीक्षा है? तो भेषज में अब अपन आंवले कल्पना पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है ना, अंगुल पीड़ते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भव, है ना। सारंगर का श्लोक है, अबले कल्पना का है। तो ये थे रसशास्त्र के क्वेश्चन, और रसशास्त्र के क्वेश्चनों से आपको सारांश निकालना है कि जो है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, और तो जिनका रिवीजन करना है ना। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास। एक तो रसशाला, रसशाला में कौन सी चीज कहाँ होती है, वो एग्जाम पूछा है। ईशान कोण में औषधियों का संग्रह होता है। फिर विकास क्रम, यानी कि जैसे आयुर्वेद प्रकाश का काल क्या है ना, नित्यनाथ वाला क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद में परिभाषा प्रकरण का क्वेश्चन आता है ना, कौन किस चीज को क्या कहते हैं परिभाषा में से, जैसे मुख वाला क्वेश्चन आया, द्रुति वाला क्वेश्चन आया। परिभाषा के बाद में आगे बढ़ते हैं तो यंत्र इंपॉर्टेंट है, यंत्र का क्वेश्चन आता ही है। यंत्र के अलावा मूसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसा का क्वेश्चन आता ही है। पुट का क्वेश्चन आता है, कोष्ठी का क्वेश्चन आता है। पारद प्रकरण में जाते हैं तो पारद प्रकरण में पारद के जो भेद हैं उनका क्वेश्चन आता है। पारद के जो आपके परपटी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन आता है ना। फिर महारस पूछे जाते हैं, अबरक के बारे में बहुत क्वेश्चन आए, है ना। महारस पूछे जाते हैं, उपरस पूछे जाते हैं, गंधक, गैरिक, स्फटिका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण रस भी बोधार श्रृंग का क्वेश्चन आया तो साधारण रस पूछे जाते हैं। ये अपन याद करने हैं, सब पढ़ने हैं अच्छे से। इसके अलावा धातु वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिनकी आप तैयारी नहीं कर पाओगे, रस तरंगड़ी में स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है, समुच्चय का आता है। तो जो किसी से नहीं बनता वो आपसे नहीं बने तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है। कम कम जो है जो चीजें पूछी जाती है ना, कम में अपन ये कह सकते हैं कि जो है रत्न उपरत्न थोड़ा कम आते हैं। रत्न उपरत्न के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है। भेषज में जाते हैं अपन, तो भेषज में मान वाला टॉपिक, मान स्पेशली पर्याय क्वेश्चन आते हैं। फिर आओ पंचविध कसाय कल्पनाओं के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पांट का आता है, क्वात का आता है ना। पंचविध जो कसाय कल्पना पढ़ते हैं उनका आता है। अन्य कल्पनाओं का भी क्वेश्चन आता है, तक्र का, टंडुल का। फिर आसव, अरिष्ट, अवलेय, इनके क्वेश्चन आते हैं। आसव का संधान का मेरे का आया, है ना। अवलेय का क्वेश्चन आया, सिद्धि का। इसके अलावा फिर चूर्ण का आया, बटी का आया। तो भेषज में कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की, रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा सारांश है, ठीक है। इसमें इतना ही। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं, कहीं किसी को डाउट है तो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।